चलो बेटा, तो रेशियो एनालिसिस शुरू करना है हमें और कोशिश करेंगे 2 क्लास में कंप्लीट हो, पर चांसेस हैं थर्ड भी लगेगी शायद इसकी, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है ये वाला। हाँ जी, आप जानते हैं इसके अंदर हमारे 4 तरह के रेशियो होते हैं। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, जिसका दूसरा नाम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रेशियो पता है किसके काम आते हैं? करंट लाइबिलिटीज वाले लोगों के। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जिनको हमसे पैसे विद इन 1 ईयर, यानी कि जल्दी जल्दी पैसे लेना है। तो वो लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि क्या बिजनेस उनके पैसे टाइम पर दे पाएगा, तो उसके लिए ये वाले रेशियो काम आते हैं। 2 रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है। उसके अलावा अगला है सॉल्वेंसी रेशियो, जिसका दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है। तीसरा होता है एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, या फिर उसे परफॉर्मेंस रेशियो भी बोला जाता है। और अगला आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आपको पता है कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बताओ सॉल्वेंसी रेशियो में कौन कौन से रेशियोज आते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है। ये पूछ लेगा बताओ एक्टिविटी रेशियो में कौन कौन से रेशियो आएंगे। तो भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या हेड्स इंक्लूडेड हैं। क्लियर है मेरी बात? तो हम लोग आज बात करेंगे अपने इन रेशियोज के बारे में। पहले आगे चलें, आइए। लो जी, हमारा पहला रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो हो गया, हंस लिए। करंट रेशियो में ऊपर आएगा करंट एसेट्स और नीचे रखना है करंट लायबिलिटीज। बेसिकली ये वो लोग हैं जो हमसे पैसे जल्दी लेने वाले हैं। तो इन लोगों की नज़र इन पर नहीं होती, इनकी नज़र सिर्फ इन पर होती है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हमारा पैसा देने के लिए बिजनेसमैन कभी भी इन्हें नहीं बेचेगा। तो वो इनसे जो पैसा निकलेगा उस पैसे से हमारी पेमेंट करते हैं। इसीलिए इनका रिलेशन ढूंढा जाता है आपस में कि इनका क्या रिलेशन है। बात समझ आ रही है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे करंट लायबिलिटीज रखनी है। और करंट लायबिलिटीज में जो जो आइटम आप देख रहे हैं चारों के चारों इंक्लूडेड होते हैं। तो ये करंट लायबिलिटीज मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। और करंट एसेट्स की मैं अगर बात करूं तो करंट एसेट्स में से आपको ये सारी लेनी है 6 की 6, पर इन्वेंट्री में से लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। एक चीज और, इसके अंदर होते हैं हमारे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। तो डेटर्स में से जिनके ऊपर आपको डाउट है, यानी कि प्रोविजन, वो माइनस करना होता है आपको। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए यहां पर करंट एसेट्स क्या रहेंगी, पढ़ो एक बार। अरे पढ़ने का मतलब चुपचाप बेटे, वो छोटे बच्चों की तरह नहीं है बोल बोल के पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हाँ 2 1 जा 2। कमाल कर दिए यार। पढ़ लिया होगा। और ध्यान रखना इसमें बहुत ज्यादा आइटम आते हैं, पर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके लेवल पे या तो एडवांस टैक्स या प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर एक्रूड इनकम, जनरली इन तीनों की ही चर्चा वो करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर और आइटम आ नहीं सकते, आते हैं, पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें यही तीनों इंक्लूडेड होंगे। आगे बढ़ा जाए। लूज टूल्स क्यों नहीं लेते? क्योंकि बेटे ये चीजें बिकने के लिए नहीं होती हैं। इनसे तो पैसा मिलेगा पर इससे कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये तो प्रोडक्शन प्रोसेस में खत्म हो जाते हैं। इनकी वैल्यू धीरे 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 अपने आप ही गायब होती चली जाती है। ठीक है, इनसे कोई पैसा नहीं मिलता। अच्छा, इस रेशियो की मैं अगर बात करूं तो इसका आंसर इस फॉर्म में आता है, या फिर पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसका आइडियल रेशियो क्या रहता है? 2:1। और इसके बारे में आप चाहो तो ये लाइन पढ़ के देख लो, अच्छी लाइन लिखी हुई है। इट इज कैलकुलेटेड टू नो, हाँ, कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी कैसी है, लायबिलिटीज को पैसे देने की। आगे चला जाए, आइए। यहाँ पर 2:1 को एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसा क्यों है कि इनकी वैल्यू
लाइबिलिटीज के मुकाबले डबल क्यों होनी चाहिए? रीजन सोचो, अगर आपने लाइबिलिटीज को पैसे दे दिए तो आपके पास काम चलाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए एक्स्ट्रा। आपने इनके 100 रुपये देने हैं तो ये कम से कम 200 होनी चाहिए कि अगर मैं उनके 100 रुपये दे भी दूं तो भी मेरे पास 100 रुपये बच जाते हैं, वरना रोज का काम चलाओगे कैसे, है कि नहीं? इसीलिए इनकी वैल्यू को डबल आइडल बोला जाता है। ठीक है, लो जी, हमारा अगला रेशो उसी कैटेगरी के अंदर कौन सा आता है? क्विक रेशो। क्विक रेशो में आपने क्या लेना है? ऊपर क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज वही रहेंगी जो पहले होती थी पिछले रेशो में। बस यहां पर आपको क्विक एसेट्स अगर जाननी है तो आपको क्या करना होगा? जो आपको करंट एसेट सिखाई गई थी पिछले रेशो में, उसके अंदर क्या क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, हाँ, और ये सब क्या है? अदर करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, यही तो थे उसके अंदर। तो इनमें से आपको कौन कौन सी को करंट एसेट, कौन कौन सी करंट एसेट को क्विक एसेट बोलना है और किस किस करंट एसेट को क्विक एसेट नहीं बोलना है? बोलो। एक स्टॉक को और एक प्रीपेड को। द रीजन इज स्टॉक जरूरी नहीं है कैश में बिके और ये भी जरूरी नहीं है कि बिके, पता नहीं कब बिके, इसीलिए इसे करंट एसेट में तो शामिल करते हैं पर क्विक एसेट में शामिल नहीं करते हैं। प्रीपेड्स हमें कभी भी कैश में रियलाइज नहीं होते, इनके हमेशा सिर्फ हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते वापस। तो इन दो चीज़ों को अगर मैं हटा दूं किस में से? करंट एसेट्स में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्विक एसेट। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इसका आइडल रेशियो याद है किसी को? 1:1, गुड वन। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है पिछले रेशियो से इसे डिफरेंशिएट करने के लिए। ये तो अरे इसका एक्सप्रेशन का तरीका लिखा है भाई, आइडल रेशियो नहीं लिखा है। एक्सप्रेशन का तरीका समझते हैं, जैसे मार्क्स परसेंटेज में जा सकते हैं, है ना, वैसे ये वाला रेशियो इस तरीके से, इसे क्या बोलते हैं? प्योर रेशियो की फॉर्म में प्रेजेंट होना। नालायक। चलें आगे, जल्दी तो नहीं लग रही है ना? हाँ, मुझे भी नहीं है। हट जाओ भाई। हाँ, नाटक शुरू हो रहा है। अच्छा, ये थे इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे को ऐसे घूर रहे, क्या नौटंकी लगा रखे है। अच्छा, इसको मैंने समझाने के लिए, बेटे बाहर क्यों झांक रहे हो, अंदर आ जाओ। सुनो, करंट रेशियो क्या कह रहा है अभी? क्या है? 1.5:1। तो मैंने इसे 1.5 लाख मान लिया, इसे 1 लाख मान लिया। एक दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, सारे नहीं, कभी फैल जाओ, नहीं सारे बता दो। ठीक है, हाँ बताओ जरा। ये वाला ले लेते हैं, चलो। सेल ऑफ मशीनरी ऑन अ क्रेडिट ऑफ 5 मंथ्स। अरे इसमें से मशीन बेचोगे तो मशीन ये तो घट जाएगा, और 5 महीने के उधार पे बेचा है तो भाई इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा ना। इसके अंदर इंक्रीमेंट होने का मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यू बढ़ेगी। तो करंट एसेट तो बढ़ रहे हैं पर करंट लायबिलिटी सेम है, तो रेशो इंप्रूव हो जाएगा। वही बच्चे बोल रहे हैं जिनके नंबर आते हैं, जिनको लाने ही नहीं है उनको क्या लेना देना। मोह माया है, कह रहे जान दो ना। किस नाम से आएगा? डेटर्स फॉर एसेट्स, डेटर्स फॉर एसेट्स सोल्ड। हाँ, वाई नो चेंज? अरे करंट एसेट तो बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी सेम है। ओ भाई रेशो इनका चेक कर रहे हैं, इनका रेशो थोड़ी चेक कर रहे हैं। वाह, अरे वाह, दो बच्चे एक साथ कह रहे नो चेंज होगा, और एक दूसरे के बिल्कुल आगे पीछे बैठे हुए हैं। बच्चन पांडे आओ। बच्चन पांडे फ्लॉप थी। हाँ हाँ, तो ये फ्लॉप शो ही तो था अभी जब जवाब दिया इन्होंने। हाँ, कुछ और देखते हैं। ये वाला देखो, सेल, ये गुड्स है, गुड्डा नहीं है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एट सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट लिखा हुआ है। कैश में मान लो, कैश में बेचा। सोचो आपने इसमें से 10,000 रुपए का माल बेचा
और आपने प्रॉफिट में मतलब 12 में बेच दिया, तो यहां से 10,000 रुपये का माल तो घटेगा पर 12,000 रुपये का कैश भी तो बढ़ेगा। अब तुम कहोगे 2,000 का प्रॉफिट इसमें बढ़ेगा, इसका मतलब करंट एसेट बढ़ रही है पर करंट लायबिलिटी सेम है, तो रेशियो विल इंप्रूव। गुड वन। ये क्या है भाई, ब्लू हो रखा है, कुछ तो बात है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन विच वॉज अवेल्ड फ्रॉम अ बैंक। कैश तो जाएगा, ये पक्का है, हैं? बोलो, ये आपको पता है आखिरी साल में लायबिलिटी यहां से निकल के यहां आती है, क्या लोन भी आया होगा? नहीं लॉन्ग टर्म नहीं आता। कौन कौन आता है फिर? यस, डिबेंचर्स के केस में हमें पता होता है उसका टाइम पीरियड क्या है। लोन का क्या है, कभी भी लौटा दो। आपने 20 साल का कह के लिया तो जरूर थोड़ी 20 साल में लौटाना है, आपकी मर्जी है, पैसा है तो पहले लौटा दो। तो ये जो लोन है, ये लोन आखिरी साल में भी इसी के अंदर होगा, ये यहां से यहां मूव नहीं होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो घट रही है, इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो तो घट रहा है पर इसकी वैल्यू सेम है, तो रिजल्ट विल डिक्रीज। क्लियर? हाँ, 10th वाला दोबारा बता दूं। अरे गधे, यहां से कोई एसेट बेच दो, मान लो 10,000 की, तो यहां पे 10,000 के डेटर इसके अंदर बढ़ेंगे, क्योंकि माल के जो डेटर होते हैं माल के बिकने पे वो तो इसके अंदर वो तो इसके अंदर आते हैं, पर ये एसेट का डेटर है, एसेट का डेटर इसके अंदर आएगा। तो करंट एसेट तो बढ़ रही है पर ये वाली सेम है, तो रेशियो विल इंक्रीज। ठीक है, कुछ और पूछना है? याद आ गया ना टॉपिक? कुछ तो घमंड में क्या बोले ही नहीं थे। ओ माय गॉड, असेंबली। हाँ, पीटी टीचर, आप जरा देखो ये क्या कह रहा है। इसके अंदर भी सेम ही है वैसे तो। करंट रेशियो ले रखा है तो मैंने इसे 3 लाख ले लिया, इसको 1 लाख ले लिया। एक केस ले लेते हैं कोई भी यार, जो तुम कहो, जो तुम कहो, जो भव्या कहेगा। चलो 7th, परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन। अगर आपने एसेट खरीदी है तो वो तो इसके अंदर बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म लोन इसके अंदर, मतलब इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज, आंसर भी सेम रहेगा, नो चेंज। जान के उठाया इसने। हाँ, शहनाई बज रही है ना? इसको वाले केस को उठा लो। ये 75,000 ले लिया, तो इसको कितना लेना पड़ेगा? कोई भी एक केस। चलो ये वाला देखना जरा। सेल ऑफ फिक्स एसेट फॉर रुपीज 1,20,000 रुपए की एसेट 1 लाख में बेची। जो नुकसान है, नुकसान इसके अंदर आएगा 20,000 का। इसका मतलब करंट एसेट तो बढ़ रही है पर करंट लायबिलिटी सेम है, तो रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ओ भाई यहां से कैश जाएगा, इसमें से आउटस्टैंडिंग्स, तो आप देख लेना आंसर तो निकल ही जाएगा। अगर मैं इसे 10,000 का मान लूं तो इसकी वैल्यू 65 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 90,000 हो जाएगी, तो निकल जाएगा आंसर। बिल्स पेबल डिस्चार्ज ऑन मैच्योरिटी, बिल्स पेबल डिस्चार्ज ऑन मैच्योरिटी। भाई बिल्स पेबल इसके अंदर होते हैं और डिस्चार्ज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, आंसर हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ऑन डेटर्स, वंशिका। यथार्थ हटे, कह रही ट्रेड पेबल्स में, ट्रेड पेबल, हाँ तुमने खुद ही कर लिया, हमने तो जी पूछा था। तो फिर इधर ट्रेड रिसीवेबल्स में से, हाँ इसके अंदर क्या होगा, इसकी जर्नल एंट्री बता दो। चलो तुम 11वीं का है ये। यथार्थ जर्नल एंट्री, हाँ ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, अरे नालायक, इसी के अंदर प्लस इसी के अंदर माइनस, नो चेंज।
क्योंकि ये भी सेम तो रिजल्ट भी सेम। नालायक ना हो तो गधे कहीं के। डेटर को बिल रिसीवेबल दे दिया। अबे पागल होके ले लेंगे, डेटर को कौन बीआर देता है रे? डेटर से बीआर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना क्विक रेशियो वाली बातें और कोई ऐसी बहुत बड़ी झंझट नहीं है, पर आपको ख्याल रखना होगा करंट लायबिलिटीज की तो कोई टेंशन है नहीं, इसके अंदर ख्याल रखोगा इन्वेंट्री और प्रीपेड का ख्याल रखना है आपने, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी एक केस ले लेते हैं, मैंने ये वाला ले रखा है तो मैंने इसे 80,000 ले लिया, इसको 1 लाख ले लिया। केस नंबर बी बताओ, 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो भाई ये घटेंगे ये बढ़ेगा, सेम रहेगा। 50,000 का माल 45 में बेचा, 50,000 का माल, भाई इन्वेंट्री तो इंक्लूड था ही नहीं, बल्कि जो पैसा आएगा वो इसमें बढ़ेगा और ये सेम है तो रिजल्ट इंक्रीज हो जाएगा। 3,000 का रेंट दिया एडवांस में, यहां पे प्रीपेड बढ़ेगा पर कैश घटेगा, तो प्रीपेड का बढ़ना हमारे लिए काम का है नहीं, पर कैश का घटना इसमें माइनस होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है तो रिजल्ट डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए ना? आगे चल रहा हूं या पूछना है लास्ट वाला? हाँ, डेटर से पैसा मिल गया तो नो चेंज। डेटर से पैसा मिलना मतलब इसी के अंदर प्लस माइनस ये सेम है तो आंसर भी इसमें कुछ नहीं था। तो तुम क्या चाहते हो, मैं खुद जाके अंदर नाचूं? हाँ, कैलकुलेट क्विक रेशियो, कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ओ माय गॉड, कैसे होगा? इन दोनों से मिलके आपको करंट एसेट्स मिल जाएंगी। कितनी आएंगी पता है ना कैसे? 5 लाख इंटू 1.8 कर दूं, 9 लाख। तो करंट एसेट्स हमारी 9 लाख की आ गई, करंट लायबिलिटीज हमारी 5 लाख की आ गई। अच्छा, 1 2 इसे छोड़ दो, ये ओ माय गॉड, क्या रहता है ये? हाँ, अगर मैं अपनी करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड दोनों माइनस कर दूं तो मुझे क्विक एसेट्स मिल गई ना, और करंट लायबिलिटी उस भाई ने दे ही रखी है तो हो जाएगा। गोलियां चल रही हैं भाई बॉर्डर पे। आओ, a firm had current assets of 720. It then purchased goods for rupees 30,000 on credit. After this purchase, current ratio कितना बन गया? After this purchase, current ratio 3:1 बन गया। Ascertain the amount of current liabilities and working capital after the purchase. After the purchase मांग रहा है। सोचो, बिफोर परचेज और यहां पर आफ्टर परचेज, दोनों की बात कर लेते हैं। हाँ जी, एक फॉर्म के पास करंट एसेट कितनी थी? 7,20,000 की, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ दो, अब इधर आ जाओ जरा, यहीं पर करंट रेशियो एक और ले लो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कह रहा है उसने 3,30,000 का क्या खरीदा है? माल, वो भी क्रेडिट पे, तो इसके अंदर 30,000 जुड़ेंगे और इसके अंदर भी तो 30,000 जुड़ेंगे। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 7,20,000। कह रहा है इसके बाद इसका रेशियो कितना हो गया? 3:1 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो, 7,50,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी प्लस इक्वल टू 3/1। पक्का? भरोसा नहीं है मुझे। हाँ, अरे मजाक कर रहा। हाँ बताओ ज़रा, किसको किस में से क्या करें? 7,50,000 में से 90,000 माइनस कर सकते हैं, है ना? उसके बाद इस 3 से डिवाइड कर दो,
तो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई 2,20,000। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई 2,20,000। क्या करूं? करंट लाइबिलिटी मांगी थी और वर्किंग कैपिटल मांगी है। करंट एसेट तो तुम्हें पता ही है, यही तो है नई करंट एसेट, और ये क्या है? तो दोनों के गैप को क्या कह दोगे? वर्किंग कैपिटल। बताया था वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। हाँ, गोलियां लोड करते हैं ना। आओ, क्विक रेशियो। पहले तो इन दोनों भाइयों से करंट लाइबिलिटी मिल जाएगी, हाँ या ना? फिर आपको क्विक एसेट निकालने के लिए क्या करना है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, दोनों निकल जाएंगे। क्या हुआ? कोई गिर मत जाना शौक में आके। कह रहा है करंट रेशो कितना था? करंट रेशियो, करंट लाइबिलिटी देखो कहाँ घूम रही हैं। चलो यहाँ पर, हाँ दूसरी जगह। करंट एसेट कितनी थी? 32 लाख रुपए की, और करंट लाइबिलिटी कितनी थी? और रेशो हुआ करता था इतना। कह रहा है हमारा जो अकाउंटेंट है, आप जानते हैं ये रेशो गलत है, आइडियल रेशो होना चाहिए 2:1। कह रहा है हमारा अकाउंटेंट भी कुछ ऐसा ही चाहता है, वो चाहता है कि हमारा रेशो शाम तक मतलब कह रहा है ये रेशो शाम तक कितना हो जाए? 2:1। ऐसा करने के लिए उसे क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे साहिल? इनको ही चेंज करना पड़ेगा। क्या कदम उठा सकते? या तो करंट एसेट बढ़ा ले, या करंट लाइबिलिटी को घटा ले, मतलब कुछ भी कर ले, पर कुछ ना कुछ स्टेप तो उठाने पड़ेंगे। तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है वो कौन सा कदम उठा रहा है? बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ, हाँ, तो 32 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख। अब एक बात बताओ, अगर आप करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो आपके पास से कैश भी तो हटेगा, तो यहां से भी एक्स जाएगा, यहां से भी एक्स जाएगा। तो इसीलिए आपको पहले यहां पर कुछ लेट करना है। लेट करंट लाइबिलिटी टू बी पेड बी ₹X। उसके बाद आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ या ना? x बेसिकली क्या मिला? द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज टू बी पेड ऑफ। क्वेश्चन में मांगा क्या है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ दैट शुड बी पेड, तो x की वैल्यू मांगी थी, सो दैट द रेशियो ऑफ 2:1 में बी मेंटेन। इजी है। इसमें देखना, इसमें भी वही चाहता है। अभी रेशियो क्या है? 2.5:1। चाहता है इवनिंग में कितना हो जाए? तरीका कौन सा ले रहा है? बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट। हाँ, ऊपर और नीचे दोनों में प्लस हो जाएगा XX। क्या अगर मैं यहां पर कैश लिख सकता था? पॉसिबल ही नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि अगर आप कोई करंट एसेट ले रहे हो और कैश में ले रहे हो तो एक करंट एसेट बढ़ेगी, एक घटेगी, रेशियो आप जिंदगी भर 2:1 बना ही नहीं पाएंगे, हाँ या ना? अगले रेशियो में हम आ गए हैं, कौन सी कैटेगरी? लिक्विडिटी रेशियो, जिसका दूसरा नाम था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी रेशियो जिसका दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो ये किसके काम आता है? लॉन्ग टर्म डेट वाले लोगों के काम आते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय। चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। अगला रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। बहुत इजी है और मतलब है नहीं कुछ ऐसा ज़्यादा ना, सोचने वाली बात नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो में ऊपर क्या रखना है आपको? डेट, और डेट में आपको बेसिकली क्या लेना है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और नीचे क्या रखना है? इक्विटी। तो इक्विटी के अंदर क्या रहेगा? अब इनको मैं इससे पहले बताऊं, आप खुद ही सोचो ना, इक्विटी के अंदर क्या क्या आ गया? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, और इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इसके चांसेस बहुत कम है देने के।
पर ये मतलब नहीं है कि पूछेगा नहीं, पूछ सकता है पर चांसेस बहुत कम है। अच्छा, इसका जो आइडियल रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा? 2:1। ठीक है, तो इसमें डेट को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है और इक्विटी को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इक्विटी का देखो एक बार जरा मैच करो, क्या लिखा है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और आप जानते हैं इसके अंदर दो तरह की आती है, इक्विटी और, तो वही तीनों यहां पर लिखे गए हैं। अब एक बात आपको और पता है, इक्विटी की वैल्यू निकालने का एक तरीका और भी है। अगर मैं टोटल एसेट्स में से इन्हें माइनस कर दूं तो भी तो मुझे इक्विटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्विटी की वैल्यू एक तो इन तीनों से निकल जाती है और एक और तरीका है निकालने का, इनडायरेक्ट अप्रोच। ये क्या है? डायरेक्ट अप्रोच। तो इनडायरेक्ट अप्रोच मैं दिखा देता हूं। लो जी, इक्विटी ये तो है बाय डायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच के लिए मैंने क्या बताया? व्हाट इज दिस? टोटल एसेट्स। तो ये रहा, और टोटल एसेट में से मैं क्या क्या माइनस कर रहा हूं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जिसमें क्या क्या होता है? करंट और, टोटल एसेट को मैंने टोटल एसेट ही लिखा, एक्सटर्नल लायबिलिटी को करंट अलग से माइनस कर दी, नॉन करंट अलग से माइनस कर दी। उसके अलावा इसे मैं नॉन करंट एसेट और करंट एसेट कह सकता हूं। इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर एज इट इज रखा। उसके बाद ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट एसेट को एज इट इज रखा और इन दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया? वर्किंग कैपिटल। और नॉन करंट लायबिलिटी को यहाँ पर माइनस किया। देखें एक बार, याद रहेगा? बेसिकली याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके दिमाग में बहुत पहले से 11वीं से ये वाली बैलेंस शीट सेट बैठी हुई है। मैं नहीं कह रहा आप 12th की बैलेंस शीट को अलग से याद रखो, ये याद है तो आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला विड्रॉ कर सकते हैं इजीली। चलें आगे। हाँ, तो यहाँ पर मैंने उसे समराइज किया हुआ है, डेट इक्विटी बाय डायरेक्ट और इक्विटी बाय इनडायरेक्ट। एक क्वेश्चन है नीचे, हाँ जी, डेट इक्विटी रेशियो मांगा हुआ है। टेंजिबल फिक्स एसेट्स, और आपको नहीं लग रहा है ये दोनों चीजें तो इसकी हैं, है ना? करंट एसेट्स यानी कि इसकी बात कर रहा है तो अलग से इनको सोचने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन चीजें मिलकर आपको ये दे देंगे। उसके अलावा करंट लायबिलिटीज, और ये दोनों मिलकर भी तो कुछ दे रहे हैं, हाँ, ये दोनों मिलकर आपको ये दे देंगे। इसके मिलने से आपको ये वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो गया। हाँ, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल गया? ये पूरा सिस्टम। तो इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इक्विटी की वैल्यू भी मिल जाएगी। हाँ या ना अंश? इक्विटी बेसिकली मैंने कैसे निकाला? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, हाँ, माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज और माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना? चलिए, हाँ, बारिश नहीं थी, तालियां थी। आओ, हाँ जी, इसमें डेट इक्विटी रेशियो है, कितना माना गया है? 1:2। तो मैंने इसे 1 के बराबर ले लिया, इसे 2 के बराबर ले लिया। कोई भी एक दो पॉइंट जो आप कहें। फिफ्थ वाला, चलो पहले फोर्थ बताओ। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहां से तो कैश कम होगा और यहां से इनकी वैल्यू घटेगी, तो मतलब डेट की वैल्यू तो घट रही है पर इक्विटी सेम है, तो रिजल्ट डिक्रीज हो जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट,
परचेज ऑफ गुड्स, तो इसमें प्लस होगा और इसके अंदर प्लस होगा, तो ये तो दोनों सेम है, तो रिजल्ट में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला रेशो टोटल एसेट टू डेट रेशो, फॉर्मूला इसी के अंदर छुपा हुआ है, टोटल एसेट अपॉन डेट। तो टोटल एसेट का मतलब करंट और नॉन करंट का एडिशन, और डेट का मतलब वही था जो पिछले रेशियो में था। हाँ बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ है नहीं। टोटल डेट बोलता है तो हम नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों लेते हैं। हाँ जी, और अगर लॉन्ग टर्म डेट बोले तो लॉन्ग टर्म डेट बोले तो खाली वो इसकी बात कर रहे हैं, टोटल डेट बोले तो वो दोनों की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म डेट में प्रोविजन भी आता है ना? बिल्कुल आता है। एक क्वेश्चन आया है सामने, क्या कह रहा है पता नहीं, कंप्यूट टोटल एसेट टू डेट रेशो, तो ऊपर चाहिए टोटल एसेट, नीचे चाहिए डेट। ओ माय गॉड, टोटल डेट बोले तो ये रहा, हाँ ये जो दो आइटम है, ये दो आइटम इसके हैं, अगर मैं इस पूरे बॉक्स में से इन दोनों आइटम को हटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा ना, हाँ या ना। सो टोटल डेट माइनस दिस क्या मिल गया, डेट की वैल्यू मिल गई, ये क्लियर है। अब निकालना है टोटल एसेट्स, वो कैसे हुआ यार, अरे टोटल डेट ले दे रखा है ना, तो टोटल डेट मतलब ये दे रखा है, आर यू श्योर, ये तो इसके अंदर इंक्लूडेड है ना, तो इसे इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ, क्योंकि ये इसके अंदर भी है और ये भी इसके अंदर है, तो वो तो हमें इसी की वैल्यू दे रहा है ना, तो इसका मतलब दिस प्लस दिस, तो ये दोनों मिलकर आपको इसकी वैल्यू दे देंगे, डेट पहले ही मिल गया था, ठीक है। देखिए जरा, लो ये तो दोनों मिलकर आपको डेट दे रहे हैं, अब टोटल एसेट कैसे निकाली जाए, बोलो बोलो बोलो। अभी मैंने बताया ये दोनों मिलकर बेसिकली ये दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये हिस्सा मिलकर ये दे रहा है, बस ये दोनों लेना, क्योंकि ये इसके अंदर है, तो ये दोनों मिलकर ये दे देंगे, तो आपको मिल तो गया, और जैसे आप तीनों को जोड़ दोगे तो क्या मिल गया, टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी, एक ही बात होती है। अगला रेशो प्रोप्राइटरी रेशो, किसी को याद है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, यू आर राइट, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन, और शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होगा, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, और टोटल एसेट्स आपको पता है भली भांति। हाँ जी बोलो। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स 8 लाख मतलब ये दे तो दिया, ठीक है, कह रहे इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.4, तो यानी कि 3,20,000, 3,20,000 किसके दे रहा है वो, इसके अंदर इक्विटी भी होती है, और तो इक्विटी की वैल्यू 3,20,000 दे दी उसने, प्रेफरेंस कितनी दे रहा है 0.25 टाइम ऑफ, तो इसका 0.25 80,000, तो 80,000 ये भी आ गया, इसका मतलब ये दोनों मिलकर 4 लाख रुपए की क्या दे रहे हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रहा है यार, ये क्या करें, टैक्स रेट भी दे रखा है, यहां पर बिफोर टैक्स जाता है या आफ्टर टैक्स जाता है, सोचो। अब इसी प्रॉफिट को उठा के तुम यहां लाते हो ना, तो मैं क्या करूं, टैक्स रेट माइनस कर दो, 30,000 का तो 90,000 का प्रॉफिट भी आएगा भाई। इसके अंदर रिजर्व और सरप्लस दोनों है, रिजर्व की वैल्यू वो अलग से दे रहा है, कितनी है, तो सरप्लस की वैल्यू 90,000, तो 90 प्लस कितना आ गया, तो 2,00,000
40,000 ये आ गया, हाँ या ना? उसके अलावा मिल तो गया, शेयर होल्डर फंड मिल तो गया, क्लियर है? हाँ जी, कुछ नहीं तो फिर बोल क्यों रहे हो? आवाज हटा दूं? किसकी, अपनी? आओ, हाँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, करंट एसेट्स की वैल्यू मांग रहा है भाई। प्रोप्राइटरी रेशो कितना दे रहा है? इक्वल्स टू, हाँ, और क्योंकि वो 0.75 में दे रहा है तो 100 का यूज तो खत्म हो गया। परसेंटेज में देता तो 100 रहता, परसेंटेज में थोड़ी दे रहा हो। हाँ, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, बोलेगा कोई? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व और, तो इन चारों का टोटल लेने का है जरा। 25, 30, 38, 2 निकाल दो, 36 लाख ये आ गया। तो यहां से टोटल, हाँ जी, नहीं अभी देखो तो सही, मांगा क्या है? फिक्स एसेट। इसकी वैल्यू वो हमें कितनी दे रहा है? कह रहा है इसकी वैल्यू तो 30 लाख है और वो मांग रहा है इसकी वैल्यू। अगर मैं ये निकाल लूं तो मैं इसमें से इसे माइनस करके ये निकाल लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 36 लाख आ गया, नीचे रखना है टोटल एसेट, तो टोटल एसेट की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस करके। तो टोटल एसेट की वैल्यू मान लो आपकी आ गई इसमें, शायद जितना मैं देख पा रहा हूँ 48 लाख आएगी, ठीक है। तो 48 लाख बेसिकली ये आ गया। तो 48 में से क्या माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? करंट एसेट्स। पर आपको ये सारे फॉर्मूले जितने भी बीच बीच में आ रहे हैं, किस में से क्या माइनस करें, सब लिख के दिखाने पड़ेंगे वरना मार्क्स गए। अगला, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है, ढंग से समझना। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में आपको ऊपर क्या रखना है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे क्या रखना है? इंटरेस्ट का खर्चा, जिसका दूसरा नाम फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद है या समझाने के लिए कुछ और कोशिश की जाए? याद है तो हमें पक्का डिटेल्स में जाने की नीड नहीं है। तो फिर मुझे कोई समझा दो ऊपर इसे क्यों रखा गया है। क्योंकि हम ये कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि वो तो बाहर की लायबिलिटीज है, इंटरेस्ट और टैक्स, तो वो हमें ये देखना है कि हमारा हम इंटरेस्ट पे करने के कितने, हम इंटरेस्ट पे करने के कितने लायक वो हैं, कैपेबल, हाँ कितने टाइम्स हम इंटरेस्ट पे कर हाँ, आप कहीं काफ़ी हद तक ठीक कह रहे हैं। फिर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, फिर अपना टॉपिक पे आ जाएंगे। तो पहले मैं ये फॉर्मूला थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। आपको याद होगा मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी लिया था ये टॉपिक समझाने के लिए। सोचो मैंने एक 4 लाख रुपए का लोन लिया है सिमरन से, ठीक है, और सिमरन मुझसे इंटरेस्ट कितना चाहती है? 1% फॉर 1 मंथ। एक महीने का 1% है, वैसे पूरे साल का देखा जाए तो 12% हो गया, ठीक है। तो सिमरन को चिंता है कि क्या मैं उसका इंटरेस्ट दे पाऊंगा या नहीं। तो सिमरन ने मुझसे पूछा कि आप कमाते कितना हो, तो मैंने बोला देखो मैं हर महीने कितना कमाता हूं, 55,000। वैसे सिमरन का इंटरेस्ट कितना बनता है? 4 लाख का 1% कितना हो गया? 4,000। अब सोचा सिमरन ने बोला कि अच्छा आप 55,000 कमाते हो, कुछ खर्चे भी होंगे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये मेरे खर्चे भी हैं, बिजली का बिल, बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई। कह रही है इस सब में कितना खर्च हो जाता है? मैंने कहा मान के चलो 31,000 खर्च हो जाता है। अभी सिमरन ने, अच्छा सिमरन का खर्चा भी तो मेरे लिए खर्चा ही है, जो मैं उसे इंटरेस्ट दूंगा वो भी तो मुझे माइनस करना चाहिए। वो कह रही है पहले सबके दे दो, बचता कितना है सबका देके? मैंने कहा सबका देके मेरे पास 24 बचेंगे। कह रही अच्छा इसी में से तो दोगे मेरे 4,000? मैंने कहा हाँ। तो ये जो 24,000 है ये है सेविंग बिफोर सिमरन के लोन का इंटरेस्ट। इसीलिए ऊपर क्या रखना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, और जब इंटरेस्ट नहीं माइनस हुआ तो टैक्स भी माइनस नहीं हुआ होगा। और नीचे क्या रखा? इंटरेस्ट का खर्चा। बात समझ आई?
तो ये निकलेगा इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। और इसका आइडियल रेशियो तकरीबन 6 to 7 रहता है, बहुत ज़्यादा है वैसे, बहुत अच्छा है वो, और होना भी चाहिए इतना। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ पर इनकम्स लेते हो, पूरे साल में जो आपने इनकम्स कमाई है वो सारी इनकम आपने इसमें ले ली, जितने आपके खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे आप इसके अंदर लेते हो, हाँ या ना, रॉ मटेरियल वगैरह 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 के सारे खर्चे इसके अंदर इंटरेस्ट का खर्चा आ जाता है। पर अगर आपने इंटरेस्ट का खर्चा इसके अंदर पहले से ले रखा है, तो जब आप यहाँ पर ये वाला प्रॉफिट निकालोगे तो ये इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि इंटरेस्ट ऊपर ही माइनस कर रखा है ना, फिर आप इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, तो फिर आप इसे क्या नाम देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड। तो अगर मैं इस लाइन के हिसाब से देखूं, मुझे क्या चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स, तो जब मैं ऊपर जाऊंगा इस तक तो क्या करूंगा, टैक्स को ऐड करूंगा और जो इंटरेस्ट इसके अंदर है उसे भी ऐड करूंगा, ताकि मुझे ये मिल जाए, हाँ या ना। तो मैं इसके अंदर ये कैसे निकालूं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वो मुझे क्या दे रहा है, 1,20,000 इसकी वैल्यू दे रहा है, और आप मुझे इसे 30% मान के समझाएंगे। अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालूं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो मुझे क्या दे रखा है, वो देखा है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको डिवाइड कर दो किससे, हाँ इसे 70% से डिवाइड करेंगे हम, और क्योंकि परसेंटेज है तो हटाने के लिए, तो जब आप ऐसा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपने यहाँ लिया आफ्टर, जैसे ही आप इसे 70 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट बिफोर, और जैसे ही आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी फिर आप इसके अंदर क्या जोड़ दोगे, इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट की परसेंटेज और लोन की वैल्यू दोनों दे रखी हैं। इसका इंटरेस्ट कितना बन गया 15,000, इसका तो टोटल हो गया 27, तो इसके अंदर 27,000 जोड़ दो, जैसे ही 27 जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यों होता है ऐसा, वाह। क्वेश्चन में एक बात बता, अगर इसकी वैल्यू 200 है और मैं कह रहा हूं टैक्स की परसेंटेज 30 है, बताना जरा क्या निकलेगा, 60, तो यहां 140 बचेगा, और जो 140 है क्या मैं कह सकता हूं कि वो 70% ही तो बचा है, और अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी ना, हाँ या ना। इसलिए मैंने इस वैल्यू को टैक्स के बाद बची हुई परसेंटेज से डिवाइड कर दिया, ताकि मुझे बिफोर टैक्स की वैल्यू मिल जाए, और बिफोर टैक्स आते ही इंटरेस्ट जोड़ने का काम रह जाता है बस, खाली उसे जोड़ते ही आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 15% इसका, 12% इसका, 27,000, ठीक है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे तो आप नाम से समझ जाएंगे, हाँ जी, ऊपर क्या रखना है, डेट, और डेट का मतलब यही रहेगा इसके अंदर भी, ठीक है, और नीचे क्या रखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या बनेगी, इन दोनों से मिलकर जो बनेगा, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, उसके अलावा कुछ खास नहीं है, और बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें पता भी हैं, हाँ या ना, ठीक है। आज हमने ये वाला हिस्सा कवर किया है, अगली क्लास में एक लगेगी या दोनों पे अलग अलग लगेगी, वो टाइम बताएगा, ठीक है, दैट्स इट।